नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त सन 2026। आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पर अपडेट, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से होगा काम। बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान व असुरक्षा नहीं, हाईकोर्ट का बदला फैसला। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बिना मंजूरी नहीं मिलेगी छुट्टी। जानिए क्या है नए निर्देश। अच्छी खबर, किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी। सुपर सीडर और बेलर मशीन के लिए निकलेगा ऑनलाइन ड्रा। खरीफ सीजन के लिए मोबाइल ऐप होगा लॉन्च। किसानों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने व गेट पास बनवाने की मिलेगी सुविधा। रामपाल का पाखंड अब नहीं चलेगा, रोहतक में आर्य समाजियों ने दी सीधी चुनौती। हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल 21 तक बढ़ी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की रखी मांग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में 4 बार से अधिक कैश निकालने पर चार्ज लगेगा। 5वीं बार से 15 प्लस GST देना होगा चार्ज। हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर सरकार की बड़ी राहत। अब बेटे के बच्चों को संपत्ति देने पर नहीं लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। जानिए नए नियम। महिलाओं की नई पहल, अब गांव-गांव जाकर जांचेंगी मिट्टी की गुणवत्ता। कृषि को नई दिशा देंगी किसान सहायक दीदी। महम 24 खाप का बड़ा फैसला, रामपाल के डेरे और धर्मेंद्र हुड्डा से बनाई दूरी। कैथल के गांव क्योड़क में प्रस्तावित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम रद्द। अब 20 अगस्त यानी आज गांव जड़ोला में होगी जनसभा। HKRN पर कांग्रेस के प्रदर्शन को खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया बेबुनियाद। मृत्यु के बाद भी किसी की सांसें बन सकते हैं आप, अंगदान को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। इंडिगो की वेबसाइट ऐप पर टिकट बुकिंग में परेशानी, फ्लाइट्स का किराया और शेड्यूल नहीं हो रहा है शो। और हॉकी वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टीम टॉप 8 में पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। उत्तर भारत में बने नए मानसूनी तंत्र और उत्तरी हरियाणा के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी हवाएं एक बार फिर से सक्रिय होने जा रही हैं। पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के चलते घग्गर समेत कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ने से परामर्श निकेतन घाट डूब गया। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा के पानीपत और फरीदाबाद में बुधवार को तेज बारिश दर्ज की गई। तो 20 अगस्त यानी आज हरियाणा में बारिश कम होगी, लेकिन 21 अगस्त से यानी कल से मानसून के एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने का भी अनुमान लगाया गया है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर सहित कई जिलों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा सरकार खरीफ 2026 सीजन के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। यह ऐप किसानों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने, गेट पास बनवाने, स्लॉट बुक करने और भुगतान का ब्यौरा प्राप्त करने की सुविधा देगा। खरीफ सीजन 2025 में हुए धान घोटाले जैसी अनियमितताओं को रोकने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने यह पहल की है। नए ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज बेचने के लिए घर से ही मोबाइल के माध्यम से गेट पास बनवा सकेंगे। ऐप पर ही वे अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक कर सकेंगे। किसान अपनी फसल के भुगतान की ट्रैकिंग कर सकेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने बताया कि मोबाइल ऐप लॉन्च करने का यही उद्देश्य है कि किसानों को कोई परेशानी न हो और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से विभागों की ओर से कागजी फाइलों के जरिए प्रस्ताव भेजे जाने के कारण प्रक्रिया धीमी चल रही थी। संविदा कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अब स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को ही संबंधित विभागों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पिछले करीब 8 महीनों से कई विभाग पुरानी तरीके से यानी कागजी फाइलें भेज रहे थे। वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएं। कागजी फाइलों के जरिए भेजे गए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है जब सरकार संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाकर सितंबर तक सभी पात्र कर्मचारियों को जॉब ऑफर लेटर जारी किए जा सके। इससे कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।
चीनी की आसमान छूती कीमतों ने उसकी मिठास को फीका कर दिया है। हालात ये हैं कि अब लोग चीनी में भी कड़वाहट महसूस करने लगे हैं। अगस्त के प्रारंभ तक करीब 45 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही चीनी के भाव अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। महज 10 दिन पहले जो ग्राहक 5 किलो चीनी 225 रुपए में लेकर गया था, उसे अब यही मात्रा करीब 300 से 325 रुपए में मिल रही है। चीनी के लगातार बढ़ते दामों से ग्राहक तो परेशान है ही, फुटकर और थोक विक्रेता भी कम परेशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी के भाव में इतनी तेजी बनती जा रही है कि हर आधे एक घंटे में रेट बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह पिछले दिनों सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली थी, ठीक उसी तरह चीनी के दाम भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। हालांकि बाजार में कीमतों में इतनी तेजी का कोई अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आ रहा है। व्यापारियों के अनुसार चीनी मिलों में स्टॉक की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। मिल संचालकों की ओर से पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण थोक बाजार में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसका सीधा असर फुटकर बाजार और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन के बीच चीनी के दामों में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। मिठाई, चाय, दूध और अन्य घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल होने वाली चीनी महंगी होने से त्योहारों की मिठास भी प्रभावित होने लगी है। कई ग्राहक अब बढ़ते भाव के कारण जरूरत के मुताबिक ही चीनी खरीदने को मजबूर हैं। रोहतक में तथाकथित संत रामपाल के खिलाफ आर्य समाज ने मोर्चा खोल दिया है। आर्य समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामपाल की कथित धार्मिक टिप्पणियों और आडंबर के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने का ऐलान किया है। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद रामपाल दास लगातार सनातन धर्म, हिंदू समाज और वेद संस्कृति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तथाकथित संत रामपाल लगातार हिंदू संत साधुओं के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसको लेकर आर्य समाज ने लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। आर्य समाज ने रामपाल और उनके अनुयायियों को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी है। पदाधिकारियों का आरोप है कि धार्मिक मुद्दों पर रामपाल की टिप्पणियां समाज में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं। उन्होंने साल 2006 और 2012 में रामपाल से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया, जिनमें लोगों की जान जाने की बात कही गई। आर्य समाज ने आरोप लगाया कि एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक जेल में रहा, वह खुद को भगवान बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि कथित पाखंड और आडंबर के खिलाफ अब व्यापक अभियान चलाया जाएगा। आर्य समाज ने कहा कि महापुरुषों और सनातन परंपरा के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जवाब दिया जाएगा। साथ ही संगठन ने सरकार से भी अपील की है कि समय रहते मामले को गंभीरता से लिया जाए, ताकि समाज में टकराव की स्थिति पैदा न हो सके। खेत की सेहत सुधरेगी तो किसान की समृद्धि का रास्ता भी आसान होगा। ड्रोन दीदी के बाद अब किसान सहायक दीदी गांव में कृषि की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी में है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को किसान सहायक दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये महिलाएं गाँव-गाँव जाकर खेतों की मिट्टी के नमूने एकत्रित करेंगी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक कृषि सलाह उपलब्ध करवाने में सहयोग देंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ किसानों को मिट्टी की जरूरत के अनुसार संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए जागरूक करना है। मिट्टी की वास्तविक स्थिति के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल करने से किसानों को अनावश्यक रूप से खर्च से भी राहत मिल सकती है। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी खुलेंगे। साथ ही साथ किसानों को गाँव के स्तर पर ही मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हरियाणा रोडवेज में अब अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति या सूचना के मनमर्जी से छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। विभागीय कामकाज में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए राज्य परिवहन निदेशक ने सभी महाप्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को लिखित आवेदन दिए बिना अचानक विशेषकर कैजुअल लीव पर चले जाते हैं। इससे कार्यालयों के नियमित कामकाज, प्रशासनिक व्यवस्था और रिकॉर्ड के रखरखाव पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने अवकाश को लेकर नई सख्ती लागू कर दी है। निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रक्रिया के बिना ली गई छुट्टी को विभाग गंभीरता से लेगा। असाधारण या आपात स्थिति में यदि पहले से छुट्टी की मंजूरी लेना संभव नहीं है, तब भी अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी उसी दिन निदेशक को फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी का कारण बताते हुए सूचित करेंगे। इसी तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को भी अपने संबंधित को फोन या व्हाट्सएप के जरिए सूचना देनी होगी। अवकाश से संबंधित आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही अब स्वीकार किए जाएंगे।
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने एचके रन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार आधारहीन मुद्दों के सहारे राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जबकि उसके शासनकाल में युवाओं के साथ ठेकेदारी प्रथा के नाम पर हुए कथित शोषण का कोई जवाब नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस शासनकाल की व्यवस्था में रही कमियों को दूर करने का काम कर रही है। गौरव गौतम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान युवाओं को ठेकेदारी व्यवस्था के तहत तकरीबन 10,000 रुपए में लगाया जाता था, लेकिन उन्हें 6 से 7,000 रुपए ही दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि उस समय युवाओं को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिलता था। आज यही युवा एचकेआरएन के माध्यम से रोजगार व्यवस्था में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। युवाओं को नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ निर्धारित वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में व्यवस्था बनाई गई है। किसी व्यक्ति की जिंदगी खत्म होने के बाद भी उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिंदगी की नई शुरुआत बन सकते हैं। यही वह मानवीय सोच है जिसे देशव्यापी जन अभियान का रूप देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। 1 साल तक चलने वाले इस अभियान का मकसद केवल अंगदान के लिए लोगों से संकल्प करवाना ही नहीं, बल्कि समाज में वर्षों से चली आ रही भ्रांतियों को दूर कर अंगदान को सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना से जोड़ना भी है। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि सरकार अब अंगदान को केवल स्वास्थ्य विभाग या फिर अस्पतालों तक सीमित विषय नहीं मान रही, बल्कि इसे परिवार और समाज के स्तर पर चर्चा का विषय बनाने पर भी जोर दे रही है। परिवारों के बीच अंगदान को लेकर खुली बातचीत, डिजिटल पंजीकरण, अंगदान की प्रतिज्ञा और प्रत्यारोपण की व्यवस्था को मजबूत करना अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अंगदान के मामले में हरियाणा की तस्वीर भी धीरे धीरे बदल रही है। प्रदेश में अब तक 7,940 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन जिलावार आंकड़े यह भी बताते हैं कि इस दिशा में अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है। हरियाणा सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण के मामले में परिवारों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि परिवार के भीतर अचल संपत्ति के आजीवन हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट का लाभ पुत्रियों के बच्चों यानी कि नाती व पोतों तक भी विस्तारित होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने साल 2014 की अपनी अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में भाषाई अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक औपचारिक सुधार जारी किया है। मिश्रा ने बताया कि 16 जून 2014 को हरियाणा सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 9 के तहत संपत्ति के मालिक के जीवित रहते हुए खून के रिश्तों जैसे कि माता पिता, बच्चे, पोते पोतियों, भाई बहन और जीवन साथी के पक्ष में किए गए संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों पर 100% स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया था। आधिकारिक बयान के अनुसार अंग्रेजी पाठ में व्यापक रूप से ग्रैंड चिल्ड्रन शब्द का प्रयोग भी किया गया था, जबकि हिंदी अधिसूचना में केवल पौत्र पोत्री यानी कि पुत्र के बच्चों का उल्लेख था। इस शब्दावली ने स्थानीय उप पंजीयन कार्यालयों में भ्रम की स्थिति पैदा की, जिससे कि अक्सर पुत्री के बच्चों को शून्य शुल्क लाभ से वंचित होना पड़ता था। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसमें पौत्र पोत्री वाक्यांश को पौत्र पोत्री, दोहता दोहती व नाती व नातिन से बदल दिया गया है। इससे स्टाम्प शुल्क छूट के मामले में सभी को समान स्तर पर रखा गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को आधुनिक खेती और पराली प्रबंधन से जोड़ने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सब्सिडी देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पराली की समस्या को समाप्त करने और भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि मशीनरी दी जा रही है। सोनीपत के उपायुक्त नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि यंत्रों पर आर्थिक मदद पाने के लिए विभागीय पोर्टल पर 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे। योजना में सुपर सीडर और बेलिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों की काफी मांग है। इन दोनों मुख्य यंत्रों के लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन ड्रा के जरिए होगा। ये ड्रा 21 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजे लघु सचिवालय की 3री मंजिल पर जिला कार्यकारी कमेटी की उपस्थिति में निकाला जाएगा। जिले भर से कुल 1329 अन्नदाताओं ने 16 अलग अलग प्रकार की कृषि मशीनरी के लिए अपने आवेदन के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है। विभाग ने इस बार जिले के लिए 206 सुपर सीडर और 6 बेलिंग मशीनों का लक्ष्य तय किया है, यानी कि कुल मिलाकर 212 किसानों को ये मुख्य मशीनें मिलेंगी। अन्य 14 प्रकार की कृषि उपकरणों के लिए ड्रा की जगह कागजातों की जांच और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद तय लक्ष्य के अनुसार चयन किया जाएगा। इसके अलावा तय लक्ष्यों के आधार पर 30% किसानों की एक वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। यदि कोई चयनित किसान समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो प्रतीक्षा सूची के किसान को सब्सिडी का मौका दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के संशय या अधिक जानकारी के लिए किसान सीधे अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क साध सकते हैं।
हरियाणा के रोहतक जिले की प्रतिष्ठित महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने संत रामपाल महाराज के आश्रम और विदेशों में सक्रिय धर्मेंद्र हुड्डा से पूरी तरह दूरी बनाने का बड़ा फैसला सुनाया है। महम स्थित काठ मंडी के पंचायत कार्यालय में प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 25 जुलाई को हुई थी, जब धर्मेंद्र हुड्डा ने खाप प्रधान सुभाष नंबरदार से संपर्क साधकर समाज में पनप रहे गन कल्चर और अश्लीलता को समाप्त करने के लिए सहयोग मांगा था। इसके बाद चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों और भारी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। उस दौरान युवाओं को इन सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का संकल्प लिया गया था। दूसरी ओर जब महम इलाके के कई गांव भयंकर जलभराव की समस्या झेल रहे थे, तब रामपाल महाराज के डेरे ने लाखों रुपए खर्च करके पानी निकासी के लिए मोटरें और पाइप मुहैया करवाए थे। इससे किसानों की जलमग्न जमीन खाली हुई और वे दोबारा फसल बोने में सक्षम हो गए। सामाजिक सौहार्द और मदद के इसी कार्य के चलते खाप ने जेल में बंद रामपाल महाराज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया था। हालांकि हाल ही के दिनों में धर्मेंद्र हुड्डा और रामपाल के समर्थकों के बीच उपजे आपसी विवाद के दौरान डेरे से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने खाप प्रधान सुभाष नंबरदार के खिलाफ अभद्र शब्दावली का प्रयोग तक कर दिया। इस घटना से रोष में आए खाप प्रतिनिधियों ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से तय किया कि चौबीसी खाप अब किसी भी गुट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बैठक में आगामी 25 अगस्त को हांसी में आयोजित होने वाली पंचायत का भी पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों और सरकार के बीच अपनी मांगों को लेकर गतिरोध लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कोई ठोस बातचीत या समाधान न निकलने के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। संघ ने हड़ताल को अब 21 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आंदोलनरत कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मानी गई मांगों के आधिकारिक पत्र जारी नहीं होते हैं और कच्चे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी नेताओं के अनुसार 13 मई को सरकार के साथ हुई वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी थी। हालांकि आज तक उन फैसलों को लागू करने के लिए कोई विभागीय अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया गया है। यूनियन नेताओं ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। कोई समाधान न निकलने पर राज्य कार्यकारिणी की आपातकालीन ऑनलाइन बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से हड़ताल की अवधि को 21 अगस्त तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 13 मई के समझौते का लागू करना, निगमों और परिषदों में कार्यरत लगभग 13,000 कर्मचारियों को नियमित करना और ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना शामिल है। यदि सरकार ने जल्द वार्ता की पहल नहीं की तो आने वाले दिनों में शहरों की सफाई और आपातकालीन सेवाओं पर गहरा असर पड़ना तय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बीएसबीडी खाता धारकों के लिए सर्विस चार्ज के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को अब हर महीने कुल 4 फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। इस तय सीमा के बाद हर अतिरिक्त कैश विड्रॉल पर बैंक 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज वसूल करेगा। बदलाव का मुख्य आधार ये है कि इन 4 फ्री विड्रॉल की गिनती कैसे की जाएगी। पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन को इस मंथली लिमिट में शामिल नहीं किया जाता था। 1 अक्टूबर से 4 फ्री विड्रॉल का कैलकुलेशन करते समय डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी इसमें गिना जाएगा। इस 4 फ्री विड्रॉल की लिमिट में एसबीआई और अन्य बैंकों के एटीएम से कैश निकासी, बैंक ब्रांच चैनल और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे एईपीएस शामिल है। एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी मिनिमम बैलेंस के एक साधारण बैंक खाता चलाना चाहते हैं। यह खाता बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करता है। ग्राहक बैंक ब्रांच में विड्रॉल फॉर्म भरकर या फिर एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। एसबीआई इस खाते के साथ बेसिक रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड देता है, लेकिन इसमें चेकबुक की सुविधा नहीं मिलती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 326 अंक की गिरावट के साथ 76,910 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 73 अंक की गिरावट रही और ये 24,078 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, मीडिया और एनर्जी शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3,939 रुपए गिरकर 2,29,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 212 रुपए कम होकर 1,54,000 रुपए पर है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 50 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।